लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, लोकसभा विधानसभा की तर्ज पर स्थानीय निकायों में भी सदन चलाने के लिए बने एक आदर्श पद्धति सदन में मुद्दों पर हो व्यापक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने के लिए हुए 4 महत्वपूर्ण समझौते। पीएम ने फीड घाना कार्यक्रम में सहयोग का दिया आश्वासन। शिक्षा मंत्री महिपाल ढाडा ने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को दी जाएगी मुफ्त कोचिंग। पायलट प्रोजेक्ट में बेहतरीन शिक्षक कक्षा के बाद विद्यार्थियों को देंगे कोचिंग। और राज्य के गैर एनसीआर जिलों के ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग को किया गया अनिवार्य। वर्ष 2028 तक बायोमास पैलेट के 50% समीक्षण का लक्ष्य किया गया निर्धारित। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम के मानेसर में आज शहरी स्थानीय निकायों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आरंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह उपस्थित रहे। संवैधानिक लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका पर हो रहे इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख भाग ले रहे थे। इस दौरान शहरी निकायों की कार्य पद्धति में सुधार, अमल में लाई गई नवीन पहलों और भविष्य की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये लोकतंत्र के नए विचारों को लेकर नया दृष्टिकोण बनाने का कार्य करेगा। उन्होंने स्थानीय निकायों को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि इनका जनता से सीधा जुड़ाव होता है और ये संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी उतना लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे स्वभाव में है और हमें इन सभी संस्थाओं को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा की तर्ज पर स्थानीय निकायों में भी सदन चलाने के लिए एक आदर्श पद्धति बने। सदन की बैठकें दिन भर चलें और कार्यवाही के एजेंडे पर व्यापक चर्चा हो। इससे अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी तथा निगरानी बढ़ेगी। विचार विमर्श करते हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनाने पर चर्चा होती है। इसी तरीके से हमारे नगरीय क्षेत्र के अंदर भी हमें हमारी सभाओं के अंदर, हमारी बैठकों के अंदर एक सदन चलाने की एक आदर्श पद्धति बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारी सभासद हो, तय समय के अंदर हो, महीने के अंदर हो, 2 महीने में हो, और उसके अंदर दिन भर प्रश्नकाल भी हो, शहर की समस्याओं के 4-5 समस्याओं पर, मुद्दों पर चर्चा भी हो। कार्यपालिका के अंदर जवाबदेही भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी और कार्य में ईमानदारी भी आएगी और निगरानी भी व्यापक होगी। हम क्यों नहीं प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन स्थगित करने से श्रेय नहीं मिलेगा। सदन में सभी दल चर्चा करें और अपनी मर्यादा बनाए रखें। उन्होंने बताया कि 18वीं लोकसभा में सभी सदस्यों ने प्रयास किया कि सदन स्थगित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार स्थानीय निकायों में भी सभी से चर्चा करें और व्यवधान कम हो। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के सदस्यों में नेतृत्व करने की भरपूर क्षमता है और यहीं से राजनीतिक नेतृत्व निकलेगा। तो बैठक दिन भर चले, 8 घंटे चले, प्रश्नकाल भी हो, कई मुद्दों पर चर्चा भी हो। कि सदन स्थगित करना या सदन में हंगामा करना, इससे श्रेय नहीं मिलेगा और धीरे धीरे समाज में समझने लगेगा। आप अपनी चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत रखें। क्यों नहीं ऐसी परंपरा लागू हो और हर राजनीतिक दल मर्यादा बनाने का प्रयास करते हैं। जो नगरीय सरकारों से निकलकर देश और राष्ट्र के नेतृत्व करने की क्षमता है, हमारा राजनीतिक नेतृत्व अगर निकलेगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने अपने संबोधन में कहा कि
हरि की पावन धरा पर हो रहा ये आयोजन राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन में शहरी शासन की बेहतरी के लिए ठोस सुझाव के साथ नई नीति मिलेगी ताकि जनहित में अच्छे फैसले लिए जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी विधायी संस्थान एक मजबूत और जिम्मेदार लोकतंत्र बनाने का कार्य करें। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में विधानसभा युवा और महिलाओं के सम्मेलन के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। शासन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस सुझाव और नई नीतियां निकलेंगी। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई जो गुड प्रैक्टिसेस है उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा। सभी मिलकर एक मजबूत और जिम्मेवार लोकतंत्र बनाने का काम करें। मजबूत मंच बने जहां संवाद बेहतर हो तथा सार्थक संवाद के माध्यम से अच्छे समाधान निकले और जनहित में सरकारें अच्छे फैसले लें। आने वाले समय में इस पहल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसके लिए एक रोड मैप हरियाणा राज्य में विधानसभा द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें नगर निकाय के साथ साथ पंचायती राज, सहकारी संस्थाएं तथा साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं और युवा, उनके सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं जो देश को विकसित भारत की दिशा में ले जाने का काम करेगा। ये सम्मेलन विकसित भारत 2047 को साकार करने की राह दिखाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। हरियाणा का ये नगर शहरी विकास का मॉडल है। उन्होंने बताया कि पास से गुजरने वाले 180 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के साथ पंचग्राम की परियोजना पर सरकार कार्य कर रही है। हरियाणा ने विजन 2047 के तहत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। विकास भी और पर्यावरण भी राज्य का मूल उद्देश्य है। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। मुख्यमंत्री ने निकाय प्रतिनिधियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को आप साकार करेंगे। 2047 उस विजन को साकार करने की ये सम्मेलन राह दिखाता है। मुझे खुशी है कि हमारा देश एक जीवंत लोकतंत्र है। मुझे यह भी खुशी है कि शहरी स्थानीय निकाय इस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक घाना यात्रा के दौरान भारत और घाना के द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी का नया स्वरूप मिला। प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया, जिसे उन्होंने भारत के 1.4 अरब नागरिकों और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये सम्मान द्विपक्षीय मित्रता को और गहरा करने की जिम्मेदारी बढ़ाता है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से सहयोग को विस्तार देने के लिए 4 महत्वपूर्ण समझौते किए गए। प्रधानमंत्री और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा के बीच अक्रा स्थित जुबिली हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस व्यक्त किया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशकों में घाना की पहली राजकीय यात्रा है। इस बैठक में द्विपक्षीय सहयोग को नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर सहमति बनी। व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई। वार्ता के दौरान 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, मानकीकरण में सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान तथा विदेश मंत्रालयों के बीच संयुक्त आयोग की संस्थागत बैठकें शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सतत संवाद और सहयोग सुनिश्चित करना है। संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति महामा के नेतृत्व में चल रहे आर्थिक पुनर्गठन की सराहना की और फीड घाना कार्यक्रम में सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा आईटेक और आईसीसीआर छात्रवृत्तियों की संख्या दुगनी की जाएगी तथा एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति महामा जी के
फील्ड गाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। रक्षा क्षेत्र में मैरीटाइम सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सैनिक प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय हुआ। भारत ने घाना को ग्लोबल बायोयूल्स अलायंस से जुड़ने का निमंत्रण दिया और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की पेशकश की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और वैश्विक शांति व सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने घाना को पश्चिम अफ्रीका में आशा की किरण बताते हुए कहा कि भारत घाना मित्रता, साझे मूल्य और संघर्ष पर आधारित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में कल केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने व वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि डिज्नीलैंड हरियाणा के साथ ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला अवसर साबित होगा। इस डिज्नीलैंड से प्रदेश के साथ साथ देश को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ मिलेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी ताकि वे आईआईटी, एनडीए व अन्य परीक्षाओं में सफल हो सके। इसे लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। वे कल पंचकुला में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता पर कह रहे थे। पहले कुछ ब्लॉकों में सरकारी स्कूलों के बेहतरीन शिक्षकों द्वारा स्कूल टाइम के बाद मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम करने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों का विश्व भर के खेलों में अपना डंका बजाया है। खिलाड़ियों की स्कूल टाइम से ही खेल की नींव मजबूत होती है। इसे देखते हुए सरकारी स्कूलों में न सिर्फ खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि खेलों की ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री भी मुहैया करवाया जाएगी। जो खेल का सम्मान स्कूलों को पहले दिया गया है, शिक्षक उसे खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए दें। वे इसकी स्वयं समय समय पर समीक्षा भी करेंगे। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, इसमें कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बड़े ही गर्व की बात है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील योजना में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के गैर एनसीआर जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में इसे बाबत आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को पत्र जारी किया है। एनसीआर क्षेत्रों में बायोमास ईंधन को प्रयोग का नियम पहले से ही लागू है। इसके साथ ही पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब हरियाणा के सभी जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग अनिवार्य हो गया है। कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने बताया कि बायोमास पैलेट एक प्रकार से ठोस ईंधन है। गैर एनसीआर क्षेत्रों के सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के 50% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष नवंबर से लेकर 1 साल की अवधि के दौरान न्यूनतम उपयोग को 25 से 30% तक करने का लक्ष्य है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने आज हरियाणा में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यान्वयन से जुड़ी एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश, विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक और बहुक्षेत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा वर्ष 2025 में धान की पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आयोग को बताया कि राज्य ने इस मुद्दे को समग्र रूप से हल करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक कार्रवाई को मिलाकर तत्परता से कदम उठाए हैं। किसानों की सहायता के लिए प्रदेश में 3 प्रमुख योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने परिवर्तन को लेकर भी कई सख्त कदम उठाए हैं। इसके अलावा गैर एनसीआर जिलों में स्थित ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए हरियाणा के ठोस प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके तहत एक स्पष्ट समय
सीमा निर्धारित की गई, जिसमें नवंबर 2025 तक 20% और नवंबर 2028 तक 50% तक बायोमास के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण के लिहाज से इस टिकाऊ पहल को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके कार्यान्वयन के लिए 15 दिनों के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी, ताकि सभी संबंधित भट्टों में समान प्रक्रिया अपनाई जा सके। उन्होंने सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की रूपरेखा पेश की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर जिला पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि संगठन पर चल रहा है और इसके तहत जिले की कार्य समिति तथा पदाधिकारियों को चुना जाना है। इसी क्रम में आज जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की जा रही है। चयनित लोगों के नाम आगे भेजकर जल्द ही सूची जारी की जाएगी। 6 जुलाई को हमारे जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का एक कुरुक्षेत्र, एक सिरसा, एक झज्जर, 3 कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस है, उसी दिन ये 3 कार्यालयों का उद्घाटन। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन पर्व चला है और जिला की जो कमेटी बननी है, जिला के पदाधिकारी बनने हैं, 65 लोगों की जो कार्य समिति जिले की बननी है। ओलंपियन और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक विजेता रहे अंतर्राष्ट्रीय शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नई खेल नीति को केंद्र से स्वीकृति मिलने पर सरकार की प्रशंसा की। वे मूलतः भोपाल से ताल्लुक रखते हैं और शूटिंग में देश का नाम ऊंचा करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस खेल नीति के बल पर भारत ओलंपिक का प्रबल दावेदार बनेगा और अन्य इंटरनेशनल खेल भारत में आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेलों के प्रति ढांचागत सुविधाओं में काफी इजाफा किया है, जिसका देश के खिलाड़ी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति के चलते ग्रामीण क्षेत्र में भी छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और खेल संबंधी पाठ्यक्रम भी लागू किए जाएंगे, जिससे उभरते खिलाड़ी प्रेरित होंगे। इससे नए प्रतिभावान खिलाड़ी आगे आएंगे और खेलों में देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई खेल नीति लाकर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और हम सब खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। जैसे कि उसमें बताया गया कि काफ़ी इंफ्रा पे का भी काम कर रहे हैं और एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी अभी उन्होंने इन्वॉल्व किया है और स्कूल्स में भी पढ़ाया जाएगा, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा सर स्पोर्ट्स में। और अपना देश के काफ़ी सारे एथलीट्स इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पे भी देश के लिए मेडल जीतेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी कुछ 5-6 साल पहले आती, ये सुधार हो जाता हमारे खेल में और काफ़ी सारे एथलीट्स अभी तक इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक लेवल पे मेडल जीत चुके हो। खेलो इंडिया। बल्लभगढ़ के रहने वाले युवा खिलाड़ी ऋषभ पाल ने पावर लिफ्टिंग में अपनी धाक जमाते हुए ऑल इंडिया लेवल पर एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम देश में ऊंचा किया है। उनका चयन एशियन गेम के लिए किया गया है, जो अक्टूबर में हांगकांग में आयोजित होंगे। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के लोगों में खुशी की लहर है। ऋषभ के पिता मुख्यमंत्री उड़न दस्ता में कार्यरत थे और वे भी पावर लिफ्टिंग में अब तक कई गोल्ड जीत चुके हैं। पिता से ही प्रेरित होकर ऋषभ अब नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें ये प्रेरणा अपने पिता से मिली। 12 साल की उम्र से वे अपने पिता के साथ पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेते आ रहे हैं। इसी उम्र में पहली बार पावर लिफ्टिंग गेम में हिस्सा लेकर उन्होंने गोल्ड जीता और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बताया कि हाल ही में कर्नाटक में हुए ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 2 पदक अपने नाम किए। कंपटीशन था जो कि हुआ था अपना कर्नाटका में 25 तारीख को, 25 जून को। तो उसमें मैं अपने हरियाणा से मैं सेलेक्ट हुआ था और उसमें मैंने परफॉर्म करा और मैंने 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने कोच साहब और अपने पूरे समाज का और अपने पूरे एरिया का नाम रोशन करा है। मैं जब 12 साल का था, जब मैंने अपना पहला कंपटीशन खेला था, तो सारी प्रेरणा तो मुझे अपने फादर साहब से ही मिली कि कैसे गेम को आगे खेला जाता है, कि क्या रूल होते हैं, कैसे आगे बढ़ा जाता है, क्या टेक्निक होती है, क्या गेम में प्रोसीजर होता है। और बाकी मैंने अपने कोच साहब श्री धर्मेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो रेलवे चैंपियन है, नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल चैंपियन भी हैं, बाकी उनके आगे के लिए मैंने उनको भी ज्वाइन करा, उनको
अपना कोच माना और अपना उनको दर्ज दिया कोच का, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। पिता प्रभु दयाल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर बेटे की तैयारी करवाते हैं। आज वे बेहद खुश हैं कि उनके बेटे ऋषभ ने 2 पदक जीतकर परिवार के साथ ही अपने जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। अपना समय निकालते हुए अपने बच्चे की और अपनी तैयारी करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद मैं 4:30 निकलता हूँ और अपना प्रैक्टिस करके वहाँ से 7 बजे आता हूँ। फिर अपना फ्रेश अपना जो सेविंग वगैरह करके और फिर नाश्ता करके फिर ऑफिस भी निकलना होता है। मेरे पास टाइम तो है नहीं, रात का आने का कोई टाइम नहीं होता। और मेरा बच्चा मेरी उससे कामयाब हो गया। मेरा तो गर्व से सर और सीना वैसे ही चौड़ा हो गया। मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। और बाकी प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अपने जन्म दिवस पर आज के पलवल के एक समुदाय केंद्र में आयोजित टीबी रोगियों के लिए प्रोटीन एवं पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि पलवल जिले के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। आने वाले समय में पलवल जिले को खेलों का हब बनाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। ये ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोड मैप तैयार करेगी। ये नीति देश प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी। खिलाड़ियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। खेलों का हब बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। हम संकल्पित होते हैं। आज 2036 में जब ओलंपिक होगा, भारत उसकी मेजबानी करेगा, तो पलवल के अंदर उसकी अहम भूमिका होगी, चाहे वो खेलने में, खिलाड़ियों में या यहाँ पर गेम होने में। सबसे ज्यादा फायदा, बहुत फायदा इसमें खिलाड़ियों को मिलने वाला है। इंसान के जज्बे और जुनून की कोई सीमा नहीं होती। इस बात को कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी दीपक बाबू लाल करवा और उनकी तैराकी टीम ने सच साबित करके दिखाया। उन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया नामक 2 तैराकी टीम तैयार कर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बहने वाले 47 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को पार करने में सफलता अर्जित की है। रिले तैराकी की इस उपलब्धि से उन्होंने न केवल कैथल बल्कि पूरे देश प्रदेश का मान बढ़ाया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के होते हुए भी उन्होंने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से तैराकी का शौक रहा। उन्होंने शिक्षा के दौरान भी कड़ा अभ्यास जारी रखा। उन्होंने बताया कि इस इंग्लिश चैनल को पार करने की योजना 2023 में भिवानी के एसडीएम रहते शुरू की थी। इस प्रक्रिया में तैराकों के समूह में काम किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के 12 तैराक शामिल थे। इससे पूर्व उनकी टीम ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले पार्क जलडमरू मध्य में 28 किलोमीटर की रेत तैराकी पूरी की थी, जो राम सेतु के साथ एक और बड़ी उपलब्धि थी। प्रशासनिक कार्यों के साथ खेल में विशेष रुचि ने उनके मन में इंग्लिश चैनल पार करने का एक जुनून पैदा किया। उन्होंने बताया कि पहली 6 सदस्य टीम ने 16 जून को तैराकी शुरू की और लगभग 13 घंटे 30 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार किया। दूसरी टीम ने 18 जून को अभियान शुरू किया और 11 घंटे 19 मिनट में ये चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा किया। दोनों ही टीमों ने ठंडे पानी, तेज लहरों और अन्य प्राकृतिक बाधाओं का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा रखें और बिना फल की इच्छा करें, डटकर मेहनत करें और एक न एक दिन सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। तो वो हमको समुद्र में कैसे तैरना है रिले में, उसकी तैयारी थी। और चूंकि इंग्लिश चैनल राम सेतु से सिर्फ एक चीज में अलग है कि वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस रहता है एज कम्पेयर टू राम सेतु जो 30 डिग्री सेल्सियस था। तो बस उसके लिए हमने थोड़ा बर्फ में घंटे भर बैठने की प्रैक्टिस की थी, ताकि हम वो टेम्परेचर में वो गर्म अपने शरीर में गर्माहट रहे, फैट लेयर रहे, और हमारा वजन भी हमने बढ़ाया ताकि हमें वो ठंड में वो कंपन ना हो। और साथ ही खेल महाकुंभ के तहत आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तर पर खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल लिया गया। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
एथलेटिक कोच अशोक कुमार ने बताया कि खेल विभाग द्वारा सीनियर श्रेणी में लड़के तथा लड़कियों के राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल महाकुंभ में विभिन्न 26 खेलों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 11 से 17 जुलाई तक इसका आयोजन करवाया जाना है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को नकद इनाम की राशि प्रदान की जाएगी। टोटल कुल मिला के 26 इवेंट हैं, 26 खेलें हैं, जिनका आज और कल 2 दिन में ट्रायल लिया जाना है। बेसिकली मैं एथलेटिक्स से हूँ, तो एथलेटिक्स की यहाँ पे सभी गेम्स के सभी इवेंट्स की ट्रायल चली हुई है। इसका उद्देश्य यही है जी, ग्रामीण लेवल पे जो खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए खेल के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल में हिस्सा लें और अपने प्रदेश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर सकते। स्टेट लेवल पे जैसे बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तो उसमें कैश प्राइज दिया जाएगा। सरस्वती क्रिकेट एकेडमी जो उसी के कॉलेज के अंडर चलती है, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। क्रिकेट के ट्रायल दिए हैं और जो स्टेट लेवल के होते हैं महाकुंभ के लिए, और उससे हमको मतलब गेम्स में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गौरव गौतम जो हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने मतलब गेम के लिए हमारे बहुत सपोर्ट किया है और आगे बढ़ने का हमें बहुत मौका मिलेगा। मैं क्रिकेट की प्लेयर हूँ और हमारे यहाँ पे हरियाणा खेलो महाकुंभ चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ें, सरकार मौका दे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और ये अच्छी तकनीक है कि खेलों को बढ़ाने के लिए सरकार नए नए अवसर प्रदान कर रही है खिलाड़ियों को। और गौरव गौतम जी हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है बच्चों को। इस स्टेडियम में अब 400 मीटर की रेस हमारी, और डिस्ट्रिक्ट होने के बाद इधर से हम स्टेट खेलने जाएंगे पंचकुला, और हम पलवल डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे इधर से आगे। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर सोसाइटी एक्सपो 2025 आज नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें प्रसारण जगत से अत्याधुनिक नवाचारों को एक साथ लाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने वाली नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मीडिया परिदृश्य को बदलना, भारत के प्रसारण भविष्य को नया आकार देने में एआई की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालना है। ये एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो प्रसारण उपकरणों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। To see everything on the smartphone, so one has to grow with it, and one has to, change the style of broadcasting, the content, and to suit to the demand of the current generation. And we at Prasar Bharati, as a independent public service broadcaster, we are proud to be both custodian of tradition and driver of innovation. With Doordarshan and All India Radio, we have a unique responsibility to not only inform, educate, and entertain more than 1 billion citizens. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती का उद्देश्य समय के साथ दर्शकों की मांग को पूरा करना और देश हित के लिए काम करना है। From all the major production centers in the world, India of course is one of the leading centers, and over a period of time it is not only the what we call Bollywood, but also the Indian cinema as a whole has upped its game in terms of the volume of content being produced and also the quality of the content being produced. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।